हेलो टू ऑल दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये टोटल जो है 32 पन्ना का नोटिफिकेशन है। मैं उसे बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा ताकि सभी को पूरा नोटिफिकेशन समझने में आसानी हो। इस नोटिफिकेशन में ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 4 तरह का पोस्ट निकाला गया है। आइए समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या जो उम्र गणना है, जो एज का गणना है कब से होगा, मतलब मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा। नोटिफिकेशन को बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से निकाला गया है। ये NPCIL है क्या, पहले आप ये जान लें। NPCIL जो है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको PSU बोलते हैं। वो एक भारत सरकार का एक कंपनी है जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये PSU का है। इसमें ज़्यादा जो शेयर होता है ये गवर्नमेंट का होता है। जैसे कि आप और देखते हैं, जैसे पावर ग्रिड हो गया, आपका ONGC हो गया, ये सब में गवर्नमेंट का शेयर शायद 50-55% के आसपास में होता है, लेकिन इसमें 80 से 85% तक, शायद 100% भी ये NPCIL जो है वो फुल्ली आपका गवर्नमेंट है। इसमें ये पूरी तरह से, मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो है PSU जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड है, ये नहीं कि आपको ये प्राइवेट कर दिया जाएगा, इस तरह का इशू यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस किस पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों, इसमें 4 तरह का जो पोस्ट है निकाला गया है। पहला जो है नर्स ग्रेड 1 का निकाला गया है, जिसमें टोटल सीट 1 है। वो भी जो सीट है वो PWBD के लिए है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 1 सीट है और इसमें 1 ही सीट है। दूसरा पोस्ट है वो है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, जिसको आप साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये पोस्ट जो बदल जाता है उसको साइंटिफिक असिस्टेंट बोला जाता है। और ट्रेनिंग पीरियड में जब आप होंगे तो आपको कैटेगरी 1 का स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। इसमें जो टोटल सीट है वो 10 सीट निकाला गया है। और जो तीसरा जो पोस्ट है वो है कैटेगरी 2 के लिए है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, जिसमें ITI के लिए ये सीट है। जो ITI वाले जो ITI जो कर चुके हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और ये जो कैटेगरी 1 है, इसमें जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और जो एक्सरे टेक्नीशियन है, इसका तो 1 पोस्ट निकाला गया है। इसमें आपका 10+2 और जो एक्सरे में जो भी सर्टिफिकेट होता है वो जिनके पास है, वो अगर है उनके पास 10+2 के बाद तो एलिजिबल है। अब इस पर मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा मैं उस पर आगे बात करता हूँ। पहले आप पोस्ट देख लीजिए, आप कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए। नर्स ग्रेड 1 के लिए 1 सीट है। ये डिप्लोमा के लिए जो निकाला हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट या स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए टोटल 10 सीट है। आप कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि ITI वालों के लिए है, कैटेगरी 2, इसमें टोटल 59 सीट है और 4 में टोटल 1 सीट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कौन से एलिजिबल हैं। तो आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखिए, जो नर्स ग्रेड A के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास जो 12th का डिग्री है, मतलब 12th पास है, प्लस में आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 3 साल का होता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आपके पास BSc नर्सिंग है तो भी चलेगा, साथ में आपका BSc नर्सिंग है तो चलेगा। और अगर वो BSc नर्सिंग नहीं भी है तो 3 साल के पास नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ आपके पास नर्सिंग का कोई प्रमाण पत्र है और साथ में 3 साल का अनुभव है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें 1 सीट है दोस्तों, तो इसमें आप देख लीजिएगा क्या है मेन। इसमें ये जो वैकेंसी है, जिसमें जो डिप्लोमा जो किए हुए हैं और ITI किए हुए हैं, उसका ठीक ठाक वैकेंसी है। आप चलिए उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो ये 10 पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा होल्डर फॉर्म भर सकते हैं। जो अगर आप कहीं से डिप्लोमा किए हैं किसी ब्रांच में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें टोटल 10 सीट है। तो दोस्तों, ये 10 सीट है, तो किस ब्रांच के लिए कितना सीट है, चलिए अभी मैं 2 नंबर जो पोस्ट है अभी मैं उस पर बात करूँगा। कन्फ्यूज नहीं होना कि किस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हम 2 नंबर का जो पोस्ट है, ये इसका जो डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा होल्डर जो डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में, उसके लिए टोटल 10 पोस्ट है। वो 10 पोस्ट में कौन सा ब्रांच का कितना सीट है उस पर बात करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो डिप्लोमा के लिए जो है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट 10 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें टोटल जो है 10 पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल का टोटल 4 सीट है, मतलब मैकेनिकल के लिए 4 सीट रखा गया है उसी 10 सीट में से। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट रखा गया है टोटल। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल 1 सीट रखा गया है, वो भी ये PWBD के लिए है। और जो BSc फिजिक्स है उनके लिए 3 सीट, मतलब उनके लिए 3 सीट रखा गया है। तो आप देख लीजिए, वो जो डिप्लोमा के लिए आपका डिप्लोमा के लिए 10 सीट निकाला गया है, उसमें ब्रांच वाइज दिया गया है कि मैकेनिकल का 4 सीट, इलेक्ट्रिकल का 3 सीट, इलेक्ट्रॉनिक का 1 सीट है और फिजिक्स का 3 सीट है, टोटल 10 सीट है। ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपका ब्रांच वाइज कितना सीट है। उसके बाद दोस्तों आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर AC में इलेक्ट्रिकल का 1 सीट है और मैकेनिकल का ST में 1 सीट है। तो आप ब्रांच आपका जो कैटेगरी वाइज है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ AC का सीट है, यहाँ ST का है, OBC NCL का, EWS का, UR का, और टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। ये बैकलॉग वैकेंसी के बारे में है, तो इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो आप यहाँ मैंने देख लीजिए कि किस ब्रांच में कितना कितना सीट है, आपको मैंने ये बता दिया। और दोस्तों इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें सिंपल है कि आप मैकेनिकल से हों, इलेक्ट्रिकल से हों और इलेक्ट्रॉनिक्स से है, आप तीनों ब्रांच में, आप किसी भी एक ब्रांच में आप डिप्लोमा किए हैं, आप पॉलिटेक्निक जो जिसे पॉलिटेक्निक बोलते हैं, आप पॉलिटेक्निक आप कंप्लीट किए हैं, 3 साल का जो कोर्स होता है, आप डिप्लोमा का डिग्री आपके पास है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में किसी एक ब्रांच में, तो आप अपने ब्रांच वाइज फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना ब्रांच मतलब मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल वाला मैकेनिकल पोस्ट पे फाइट करेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे फाइट करेगा। और दूसरा बात है दोस्तों, इसी में 3 सीट दिया गया है फिजिक्स, जो फिजिक्स BSc फिजिक्स ऑनर्स हैं उनके लिए 3 सीट दिया गया है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या होना चाहिए कि फॉर्म भर सकते हैं, तो फिजिक्स है उनका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये डिप्लोमा के लिए दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपके पास 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है आपके पास होना चाहिए 3 साल का, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आपके पास, अगर ये 3 ब्रांच में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका 60% मार्क्स, आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। और या तो अगर आपके पास 3 साल का नहीं है तो आप लेटरल एंट्री से भी जाते हैं, जैसे आप ISC कर लिए तो ISC के बाद आप कर लिए तो आपका लेटरल एंट्री से एडमिशन होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में होता है। तो आपके पास 2 साल का भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है लेटरल एंट्री के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट में यही बताया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, कैंडिडेट हु पास डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप 10+2 के बाद आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 10th किया, यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि अगर आपने 10th किया प्लस में आप ITI किए और उसके बाद आप अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आप यहाँ समझिए, मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ समझिए, अगर आपने 10th किया, 10th के बाद आप ITI का कहीं से आप 2 साल का ITI कर लिए, बाद में आप लेटर एंट्री फॉर्म भरते हैं और फिर डिप्लोमा 2 साल का करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12th किया है और 12th के बाद 2 साल का 2 ईयर का आपने डिप्लोमा कर लिया है, जो लेटरल एंट्री से किया जाता है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब आप 10th ITI कर रहे हैं, उसके बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, एलिजिबल नहीं है। लेकिन डायरेक्ट 12th के बाद आप लेटर एंट्री से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये दोनों 2 बात है, आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो फिजिक्स वाला है, जिसमें जो 3 सीटें निकाली गई है, इसमें टोटल 3 सीट है। तो इसमें क्या है, आपके 60% न्यूनतम 60 अंकों के साथ BSc में भौतिकी मुख्य विषय के रूप में एवं रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर सब्सिडरी के रूप में, मतलब कहने का मतलब है आपका BSc फिजिक्स जो है, आप फिजिक्स आपका पास ऑनर्स पेपर हो, और जो सब्सिडरी में हो, जो एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं, उसमें आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये सब में से कोई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपली आपके पास BSc फिजिक्स ऑनर्स का लड़के हैं, फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, उतना दिमाग मत लगाइए। और जो आप 10+2 किए हैं, आपका मैथमेटिक्स उसमें होना चाहिए। आप 12th किए हैं तो उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश भी उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, आप 10th में चाहे +2 में, तो किसी कोई भी देता है तो इंग्लिश तो होता ही है, वो 10th का चाहे 12th में एक पेपर इंग्लिश होना चाहिए, किसी के साथ होता है ये बोर्ड में। तो ये मेन सबके पास है, कोई मेन इसमें आपके पास फिजिक्स जो है, फिजिक्स ऑनर्स आप किए हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल। और तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट है मैथमेटिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट, यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपके पास
आप बीएससी ऑनर्स हैं और आपका मेन सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स से आप ऑनर्स किए हैं, साथ में आप फिजिक्स आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आप साइंटिफिक असिस्टेंट जो फिजिक्स के लिए निकाला गया है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये दोनों जो क्राइटेरिया है मैंने अच्छे से बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब दोस्तों चलते हैं आईटीआई वालों के लिए जो टोटल 60 पोस्ट के आसपास वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पोस्ट नंबर 3 का बात करते हैं, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो टोटल दोस्तों इसमें 59 सीट, मतलब 60 सीट निकाला गया है। 59 सीट इसमें निकाला गया है। तो 59 सीट में इसमें जो एलिजिबल है, आप अगर आईटीआई किए हैं तो आप यहाँ फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है कि अगर आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, या आप किसी और ब्रांच से हैं, तो किस किस ब्रांच के लिए इस 60 सीट में 59 सीट में कितना सीट जो है किस ब्रांच के लिए है, इसको समझते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब मैं नंबर 3 पे बात करता हूँ जिसमें आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं, उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आइए चलते हैं देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, ये है कैटेगरी 2 श्रेणी 2 वृत्ताग्राही प्रशिक्षु स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का ये हिंदी होता है वृत्ताग्राही प्रशिक्षु। तो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो होना चाहिए आईटीआई का डिग्री होना चाहिए, वो भी 2 साल वाला होना चाहिए। जिनके पास 10th है और प्लस में 2 साल का आईटीआई है, वही आप ये 59 सीट निकला हुआ है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं किस ब्रांच के, आपको चलिए बताते हैं। अगर आप आईटीआई फीटर से किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ टोटल 10 सीट है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं आईटीआई तो आपके लिए यहाँ 8 सीट है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से आप आईटीआई किए हुए हैं तो आपके पास यहाँ 12 सीट है। और अगर आप दोस्तों यहाँ ये पोस्ट निकाला गया है ऑपरेटर का, तो ये ऑपरेटर वाले में दोस्तों जो 10+2 सिंपल जो आईएससी किया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका है, वो यहाँ भर सकता है। उसके लिए 29 सीट है। यहाँ पर कोई आईटीआई का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी 10+2 वाला फॉर्म भर सकता है, बस उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, वो फॉर्म यहाँ भर सकता है। टोटल आप ये सब को जोड़िएगा तो टोटल 59 सीट होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देखा जाए तो आप ये सिंपल जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ 10+2 किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा सीट है, 29 सीट है। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंटेशन से आप किए हैं तो आपके पास 12 सीट है, फिटर से है तो 10 सीट है, इलेक्ट्रीशियन से है तो 8 सीट है। और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अगर आप एसी से बिलोंग करते हैं तो फिटर के लिए आपके पास 3 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 2 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 सीट है, और ऑपरेटर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसमें 7 सीट है। और टोटल जो है एससी का 14 सीट निकाला गया है किसमें 59 सीट में से। उसके बाद आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल ओबीसी, तो आप देख लीजिए फिटर 3 है, इलेक्ट्रीशियन 2 है, फिटर 2 है, इलेक्ट्रीशियन 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 3 है, ऑपरेटर का उनके लिए 5 सीट निकाला गया है, टोटल 12 सीट निकाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप देख लीजिए सभी के लिए आपको फिटर 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 1 है, इलेक्ट्रीशियन में उनके लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद ऑपरेटर में उनके लिए 3 सीट है, टोटल ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है आपके पास ये। उसके बाद बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग में इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 है। इसी तरह से आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ सीट किस ब्रांच का कितना निकला हुआ है, आप आईटीआई किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आईटीआई जो किए हुए हैं तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप दोस्तों यहाँ पर आप 10th किए हुए हैं, प्लस में आपका आईटीआई है 2 साल का, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। सिंपली आपको मैं एक वर्ड में बता दे रहा हूँ, 10th है, आईटीआई है 2 साल वाला, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ये तीनों ट्रेड में किसी एक से आप आईटीआई किए हुए हैं तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। दूसरा बात मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए कि अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री है, 10th है आपके पास, प्लस में आपके पास आईटीआई है, लेकिन आपका एक साल वाला है, 1 ईयर वाला है, तो अगर आपका पास 1 ईयर वाला है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्लस में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप 10th किए हैं, आईटीआई है और 1 साल वाला आईटीआई है, तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यही 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चलते हैं ये पोस्ट के लिए जिसमें ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है। इसमें क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो इसमें जो भी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पीसीएम ग्रुप है वो 10+2 किए हुए हैं, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। टोटल जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका है आईएससी में, वो सबको यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, पहला बात है। अब दूसरा कैटेगरी क्या है वो मैं आपको देख लेता हूँ, इसका नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। हाँ दोस्तों आप यहाँ देखिए, ऑपरेटर के लिए जो फॉर्म भरिएगा कैटेगरी 2 में, आप अगर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं, इसमें टोटल 29 सीट है। और इसमें अगर आप 10+2 सिर्फ किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो और 50% मार्क्स होना चाहिए सब मिला के। ओवरऑल आपके पास 50% आप आईएससी में आप मार्क्स लाए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, तो वो तो लगभग सबका ही रहता है,
ठीक है, तो आपके पास सिर्फ पीसीएम ग्रुप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं ऑपरेटर में, कोई इशू नहीं है। और हाँ, यहाँ इशू ये है कि आपका मिनिमम 18 साल और 24 साल मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप 24 साल से जाते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 18 साल से कम है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि जो करंट लड़का है, जो करंट में जो आईएससी करके निकले हैं और 2-3 साल तैयारी करे हैं, उनका इसमें फॉर्म भर के और अच्छे से आप सेलेक्ट हो जाइए। सीट भी अच्छा खासा निकाला हुआ है। और अगर आप एससी से आते हैं तो आप इसमें 5 साल जोड़ लीजिएगा। 29 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म 29 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 3 साल जोड़ लीजिएगा, 24-3 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो एज है, ये ऑपरेटर में खास करके मैं बता रहा हूँ, ऑपरेटर के लिए आप मिनिमम 18 से और 24 साल तक, ये है लोअर लिमिट एज, ये है अपर लिमिट एज। अगर जनरल से हैं तो आप 24 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये होगा ये। और इसमें दोस्तों टेक्नीशियन वाले में मैं एक चीज़ भूल गया था बताने के लिए, आप देख लीजिए। टेक्नीशियन में अगर आप 10th हैं प्लस में 2 साल का आईटी है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि आपका जो मैथ है, आप अगर 10th किए हैं तो 10th में आपका मैथ में 50 नंबर होना चाहिए, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में। ये एग्रीगेट नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली कह रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10th विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स। मतलब साइंस में, मतलब आप 10th दिए होंगे तो वहाँ फिजिक्स का वहाँ साइंस का कंबाइंड हुआ होगा, मैथ हुआ होगा। तो ये दोनों में 50-50 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए इंडिविजुअली, टोटल मिला के नहीं कि 50% है। अब साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मैथ में 50%, मतलब 100 नंबर का अगर आपका एग्जाम हुआ है साइंस का तो उसमें 50 नंबर मिनिमम आना चाहिए। अब मैथ में हुआ है तो 50 नंबर मिनिमम आना चाहिए। 10th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपका 10th क्लास में साइंस में 50 मार्क्स है और मैथ में 50 मार्क्स है, तब जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास मान लिया जाए कि आप 10th में आप 65% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन आपके पास मैथ में और साइंस में 10th में मैथ और साइंस में अपना स्कोर आप 49 कर दिए हैं, 100 नंबर में 49 नंबर लाए हैं, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इंडिविजुअली, इसमें इंडिविजुअली लिखा गया है, आप यहाँ देख लीजिए इंडिविजुअली। और यहाँ जो है 10+2 वाला में आप देख लीजिए एग्रीगेट लिखा हुआ है। यहाँ पर एग्रीगेट मतलब आप ओवरऑल, यहाँ पर है कि ओवरऑल आप 10+2 में आपके पास 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप ITI किए हैं तो अगर ITI आप किए हैं तो 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट में। और ओवरऑल आपके पास कितना परसेंट है उससे मतलब नहीं है। अगर मान लिया जाए आप और मतलब मैथ और साइंस में आपका 50-50 मार्क्स है और ओवरऑल आपका 50% मार्क्स नहीं है, तो भी आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर है कि आपको ओवरऑल लाना है। यहाँ है कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ आप लोग को, इससे ज़्यादा मैं समझा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का बात करते हैं। इसमें एक सीट है दोस्तों, इसमें तो आप यहाँ देख लीजिए, आप अगर 10+2 किए हुए हैं और आपका 60% मार्क्स है 10+2 में, आपका ISC में 10+2 जिसको बोलते हैं, आपका 60% मार्क्स है और प्लस में 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी का आप सर्टिफिकेट है या एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट है विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि सैलरी आप लोग को क्या मिलेगा। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर वाले, जो डिप्लोमा वाले हैं, जो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें फिजिकल होगा। फिजिकल में कुछ होता नहीं है, बस आपका हाइट चेक किया जाएगा। हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आप 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल दोनों में होता है, मतलब ये दोनों आपस चेक किया जाता है। फिजिकल पैरामीटर है, आपको ये करना पड़ेगा। और आपका ट्रेनिंग जो हो, डिप्लोमा वाले उनका 18 महीने का ट्रेनिंग होता है। 18 महीना मतलब 1.5 साल का। पहला साल आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। दूसरे साल आपको जो 6 मंथ बच गया उसमें 26,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और दोस्तों ITI वालों के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा। तो पहला साल जो ट्रेनिंग है उसमें 20,000 रुपया दिया जाएगा, दूसरा साल ट्रेनिंग में आपको 22,000 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ दोस्तों अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को भूलिए नहीं। आप अगर आप इसमें जॉब की तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि 5 वर्ष का बॉन्ड होगा। और इसमें अगर आप 5 साल से पहले, मतलब आपको मिनिमम, इसका मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, आप यहाँ आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम आपको 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। 5 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो जितना आपने आपको कमाए हैं, जितना सैलरी उठाए, आपको सब रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। उस यहाँ पर ऐसा अप्रोक्स दिया है 5 साल प्लस में अगर आप छोड़ते हैं उससे पहले तो आपको 4.5 मतलब 5 लाख रुपये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये सिंपल बता दिया। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, तो इसका 3 गुना जो होता है, उसका जो आपका जो खर्च जो कंपनी किया है वो आपको लौटाना पड़ेगा 3 गुना। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि बॉन्ड की अवधि प्रशिक्षण अवधि की 3 गुना या 5 वर्ष का होगा। तो 3 गुना 1.5 साल है तो 3 गुना 4.5 साल, या तो ऐसे 5 साल। तो मिनिमम मान के चलिए कि 5 साल से पहले अगर आपको छोड़ के जाते हैं तो आपको 4.5 या 5 लाख रुपये आपको लौटाना पड़ेगा कंपनी को, ये NPCI को, तभी आप कंपनी छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं छोड़ सकते हैं। और ये परमानेंट जॉब है। आप ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको पे ग्रेड पे
मतलब परमानेंट पे ग्रेड पे आप नियुक्त हो जाइएगा। उसके बाद आपको हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। डीए बहुत अच्छा कंपनी है, ये बहुत अच्छा मतलब पीएसयू कंपनी है। आपको सब कुछ बहुत फैसिलिटी मिलता है। ये सिंपल जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर फैसिलिटी यहाँ मिलता है। एचआरए वगैरह हर चीज़ यहाँ मिलता है, आपको मेडिकल वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा ये जॉब होता है। और इसका जो जॉब लोकेशन है दोस्तों, ये यूपी में है, नरोरा। अब दोस्तों चलते हैं, बात कर लेते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। जो नर्स के लिए है दोस्तों, ये 18 साल मिनिमम होना चाहिए, अपर एज 30 साल होना चाहिए। बाकी अपना कैटेगरी वाइज आप जोड़ सकते हैं। एससी हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल, बाकी आप जो भी हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना रिलैक्सेशन आपको इसमें पूरा रिलैक्सेशन जो भी मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो आपको दिया जाएगा। तो आप अपना जोड़ लीजिएगा। उसी के साथ आप देख लीजिए, ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल जनरल के लिए। उसके बाद जो ITI वाले हैं उनके लिए 18 साल 24 साल, और एक्सरे टेक्नीशियन है उनके लिए 18 साल और 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा। आप नर्स ग्रेड ए पर अगर आप जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो आपका लेवल 7 का जॉब हो जाएगा, जो कि बेसिक पे 44,900 रहेगा, और डीए मिलेगा 22,450, टोटल 67,000 मतलब 68,000 रुपये आपको डीए और बेसिक मिला कर मिलता है। प्लस में इसमें आपका मतलब बहुत सारा चीज़ मिलता है, मेडिकल टीए, मतलब इसमें आपको मान कर चलिए 75 से 80,000 रुपये आपका सैलरी मिलेगा नर्स ग्रेड ए में। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें आप 7,000 रुपये आप ऐड करके चलिएगा, क्योंकि आप इसमें मेडिकल वगैरह नहीं जुटा हुआ है और हाउस रेंट नहीं जुटा है, ये आपको नहीं जोड़ा गया है। जैसे आप साइंटिफिक असिस्टेंट है, जो डिप्लोमा वाले हैं उन लेवल 6 पे जाएंगे, उनका बेसिक जो ट्रेनिंग के बाद है 35,400 हो जाएगा। उनका सैलरी और डीए मिला के बनेगा 53,000। प्लस में आप एचआरए और प्लस में मेडिकल वगैरह जोड़िएगा तो आप एचआरए तो आपका मान कर चलिए कि 8%, मतलब 8-10 हज़ार जोड़ लीजिए, 10 और मेडिकल 2-3 या 2 हज़ार, मतलब 10,000 जोड़े। इनका जो पेमेंट बनेगा, जो डिप्लोमा वाले हैं, इनको आपको इन हैंड कट छट के मिलेगा ना, वो 62 तक मिलेगा आपको इन हैंड। टेक्नीशियन का 32 है, तो इसमें भी आप जोड़ लीजिए 5-6 हज़ार और जोड़ लीजिए। और एक्सरे टेक्नीशियन का 38,000 रुपया इनको लेवल 4 पे प्लेस कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन के लेवल 3 पे प्लेस कर दिया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको इस लेवल पे आप पोस्टेड हो जाइएगा, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाइएगा NPCIL का। और आपको दोस्तों इसमें अलाउंसेंस मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेंस है इसमें। PSU है, बहुत अलाउंसेंस मिलता है, आप देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस ये सब जोड़ा नहीं गया उसमें। उसके बाद हाउस फैसिलिटी मिलता है, साइट लोकेशन अलाउंस मिलता है, मतलब किस तरह का लोकेशन पे आप हैं उसका अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिलता है, वो एनुअली मिलता है, साल में एक बार आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको लीव एंड लीव इनकैशमेंट मिलता है, मतलब आपके पास छुट्टी है, ये लीव इनकैशमेंट क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी मतलब आपको छुट्टी मिला, लीव मिला, जैसे 1 मंथ का मिलता है, और आप उस मंथ को मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो लास्ट में आप वो लीव नहीं लेते हैं तो उसका आपको पैसे मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। उसके बाद ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलाउंस मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा आपको चिल्ड्रेन के लिए, विथ टाउनशिप, मतलब आपको टाउनशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा लोग के, मतलब कि आपको रहने के लिए। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट मिलेगा। उसके बाद केबल टीवी भी आपके पास है, उसके लिए केबल कनेक्शन का फैसिलिटी दिया जाएगा, मोबाइल फ़ोन चार्ज दिया जाएगा, न्यूज़पेपर आपका हर दिन आपका न्यूज़पेपर आएगा, ये सारा कंपनी देती है। ये जो NPCIL है उनके तरफ से ये सब मिलता है। उसके बाद आप देख लीजिए फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कैंटीन सब्सिडी, मतलब कैंटीन वगैरह का आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, मतलब कि जैसे कि NPCIL है, कभी बेनिफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है तो आपको उस परफॉर्मेंस, आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब का आपको इंसेंटिव मिलेगा। आपको कुछ वो साल में शायद मिलते हैं या है कोई पर्व त्यौहार पे। उसके बाद आपको एडवांस में लोन लेने का आपको फैसिलिटी मिलेगा, आप एडवांस में कुछ लोन ले सकते हैं गाड़ी उड़ी के लिए। उसके बाद आप जब रिटायरमेंट हो जाइएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आप तो EPF आपको कर्मचारी भविष्य निधि का कोई जो भी है उसका फ़ायदा मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, आप देख लीजिए, रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगा, हित लाभ निधि, बेनिवोल्ट, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारा फैसिलिटी है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में मैं कभी और चर्चा कर लूँगा। तो दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, 10 मिनट और लगेंगे, सारा मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस अब क्या है, बस यही एक बच गया है। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जो एज रिलैक्सेशन है किन के लिए कितना है। तो SC ST के लिए 5 साल का जो छूट मिलेगा आपको, जो आपका अपर एज लिमिट है उससे आप 5 साल आप जोड़ लीजिएगा। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो OBC से 3 साल जोड़ लीजिएगा। पर्सन 20 बेंच मार्क डिसेबिलिटी आप 10 वर्ष जोड़ लीजिएगा। और जो अगर आप PWBD हैं और साथ में शेड्यूल कास्ट हैं तो आप 15 साल जोड़ लीजिएगा। और PWBD हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो आप 13 साल जोड़ लीजिएगा। आप एक सर्विसमैन है तो 5 साल जोड़ लीजिएगा। तो आप ये सब आप देख लीजिएगा अपना। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। एक्चुअली दोस्तों इसमें मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको मैं 5 मिनट के वीडियो में अगर
समझाने की कोशिश करूँ तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग को बता दूँ, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन मन में ना रहे कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जो नर्स ए है उनके लिए जो है पीटी होगा, मेंस होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। इनके लिए 3 एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा। आपका रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और सीबीटी। मतलब इसमें कहा गया है कि रिटन एग्जाम हम या तो सीबीटी लेंगे या तो OMR से लेंगे। अभी कंफर्म नहीं है, किसी तरह से एग्जाम हो सकता है। आपका OMR बेस्ड भी एग्जाम हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नर्स ए में। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपके लिए आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम का टाइम जो रहेगा वो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। रिटन एग्जाम में भी इसमें भी बोला गया है कि रिटन एग्जाम जो होगा हम OMR बेस्ड लेंगे या तो सीबीटी बेस्ड लेंगे, दोनों में से हम किसी तरह से ले सकते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद आप जो टेक्नीशियन वाले हैं, टेक्नीशियन के लिए है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड होगा या सीबीटी बेस्ड होगा। तो इनका है जो पीटी होगा, मतलब जो प्री होगा वो स्टेज 1, स्टेज 2 जो होगा एडवांस टेस्ट होगा और स्टेज 3 जो होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा। आपको 3 तरह का। और दोस्तों जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं उनके लिए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, तो मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में क्या है। मतलब कितना क्वेश्चन किस प्रश्न से रहेगा, किस सब्जेक्ट से रहेगा, वो दिया गया है। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो कैटेगरी 1 है, श्रेणी 1 है, वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, उनके लिए जो पेपर होगा, अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपको अपना ब्रांच का 50 क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और वो जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा डिप्लोमा वाले के लिए। आप देख लीजिए, परीक्षा की अवधि जो होगा 1.5 घंटा होगा और इसमें जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। मतलब जो डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा किए हैं उनका जो क्वेश्चन जो टोटल होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, मतलब 2 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स का उनका एग्ज़ाम होगा। और इसमें 1/4 नेगेटिव रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन जो है आपका ब्रांच से ही पूछा जाएगा। इसमें कोई मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड कुछ नहीं रहेगा, आपका सिर्फ ब्रांच पेपर रहेगा। और जो फिजिक्स वाले हैं, जिसमें आप फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये हो गया डिप्लोमा वालों के लिए। और दोस्तों जो आपको मेरिट बनाया जाएगा वो रिटन मार्क्स और जो इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा वो दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए ये मैं अभी बताया हूँ कि उनका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका एग्ज़ाम में 1.5 घंटे का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेंगे। जो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, आपके एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव होंगे। और आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका इंटरव्यू और आपका रिटन एग्ज़ाम जो हुआ है, दोनों का मार्क्स ऐड करके आपका मेरिट बनेगा। ये आपका डिप्लोमा का हुआ। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैटेगरी 2 के लिए, जिसमें टेक्नीशियन वाले एलिजिबल हैं। जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, उनका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपका पहला जो चरण होगा, जो पहला CBT एग्ज़ाम होगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, मतलब साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका मिला दिया जाए तो 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये दोस्तों एक क्वेश्चन का जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का आपका PT होगा। आपका जो स्टेज 1 होगा वो 150 मार्क्स का होगा। और इसमें दोस्तों नेगेटिव रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर की कटौती हो जाएगी, मतलब 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा अगर आपका एक गलती करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये स्टेज 1 आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एडवांस टेस्ट होगा, जो कि आप मेंस बोलते हैं। आपका जो स्टेज 2 जो होगा दोस्तों, ये 2 घंटों का होगा। और इसमें आपका टोटल जो 50 प्रश्न इसमें होंगे, और इसमें जो 50 प्रश्न होंगे वो आपका ट्रेड से होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन आपका पूछा जाएगा, फिटर से हैं तो फिटर ट्रेड का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो 50 क्वेश्चन रहेंगे CBT 2 में। और इसमें भी नेगेटिव दोस्तों वही रहेगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काटे जाएंगे। तो टोटल ये भी 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों आपका जो मेरिट तैयार किया जाएगा, वो स्टेज 2 में आपका जो नंबर आया है, यानी आपका जो ट्रेड पेपर में जो आपका नंबर है उस पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये नहीं कि आप स्टेज 1 में कितना मार्क्स लाए हैं, वो डिपेंड नहीं करेगा। आप स्टेज 2 में जितना मार्क्स लाए हैं उस पर आपका मेरिट को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप समझें कि जो CBT 2 एग्ज़ाम होगा,
कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग इज स्टेज 2 विल बी प्लेस हायर ऑन मेरिट लिस्ट। मतलब कहने का मतलब है आप CBT 2 आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपका ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप उसमें नेगेटिव मार्किंग अगर आप कम करते हैं तो आपका मेरिट अच्छा रहेगा, आपका मेरिट ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग कम करना है। दूसरा पॉइंट जो है कि अगर आप PT दिए हैं तो PT में अगर आप बढ़िया मार्क्स लाते हैं तो आपको हायर मार्क्स मतलब मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। जैसे जब मेरिट बनाया जाए, मतलब इसमें बताया गया है दोस्तों कि मेरिट जब बनेगा तो किन किन बातों पे ध्यान रखा जाएगा। तो उसमें ये 4-5 बातें मुख्य बातें हैं। जैसे कि आपका जो मेरिट बनेगा वो तो आपका सेकंड स्टेज का जो होगा उस पर सिर्फ मेरिट बनेगा, लेकिन आपका जो रैंक है वो डिसाइड कैसे होगा। जैसे होता है कि किसी का मार्क्स जो है मैच कर जाता है, तो मैच करने के आधार पे अब आपको आगे रखना है या पीछे रखना है, ये चीज़ डिसाइड किस तरह से होगा। तो वही क्राइटेरिया जो है यहाँ पर 5-6 पॉइंट है वो दिया गया हुआ है। तो आप इसको समझें कि आप जितना ज़्यादा कम नेगेटिव करिएगा स्टेज 2 में, आप उतना ही अच्छे आपका रैंक रहेगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि आप स्टेज 2 में अगर आप हायर प्लेस्ड में हैं तो आप मतलब कहने का मतलब है कि दो कैंडिडेट है, एक A है और एक B है। अगर CBT 1 में ये अच्छा करता है और ये CBT 2 में अच्छा करता है, दोस्तों कहने का मतलब है कि दो कैंडिडेट है, एक A है एक B है। इस CBT 1 में दोनों दिए, CBT एग्ज़ाम दोनों दिया। इस CBT में ये A जो है अच्छा करता है, बहुत अच्छा स्कोर लाता है, और CBT 1 में B जो है अच्छा स्कोर नहीं करता है। और CBT 2 में दोनों जो है इक्वल मार्क्स लाता है। दोनों अगर मान लीजिए 5-5 मार्क्स ला दिया तो वेटेज जो दिया जाएगा, जो CBT 1 में जो अच्छा किया है उसको वेटेज दिया जाएगा। यही यहाँ पर बात किया गया है पॉइंट नंबर 2 में। कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन स्टेज 1 विल बी प्लेस हायर ऑन मेरिट लिस्ट। मतलब CBT 1 में जिसका मार्क्स अच्छा है उसको मेरिट लिस्ट में मतलब उसको वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 1 विल बी प्लेस्ड इन हायर ऑन मेरिट लिस्ट। मतलब स्टेज 1 में अगर आप नेगेटिव कम किए हैं वो चीज़ आपको देखा जाएगा। अगर आप नेगेटिव स्टेज 1 में आप नेगेटिव कम किए हैं तो आपका मेरिट में भी अच्छा, आपका जब मेरिट देखा जाएगा तो वो चीज़ देखा जाएगा, स्टेज 1 का देखा जाएगा कि आपका मेरिट कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स करते हैं स्टेज 1 में तो भी आपको देखा जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये दोस्तों वरीयता है। अगर आपका मार्क्स कोलाइड कर जाता है, आपका मार्क्स बराबर हो जाता है किसी का स्टूडेंट के CBT 2 में किसी स्टूडेंट और आपके बीच में, तब ये सब चीज़ देखा जाएगा कि मेरिट में किसको आगे करना है, तो वहाँ पर ये काम आएगा। उसके बाद एक है कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस इन स्टेज 1 प्लेस हायर। मतलब आपका साइंस में अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं स्टेज 1 में तो आपको फिर हायर रखा जाएगा। पहले मैथ देखा जाएगा फिर साइंस देखा जाएगा। तो ये वरीयता है। ये दोस्तों आप समझ लीजिएगा CBT 1 से ही CBT 2 जो है उसी से मेरिट तैयार होगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कोई अगर वैसा मतलब बराबर मार्क्स लाता है, तब आपको ये स्टेज फॉलो होगा। उस हिसाब से उसको मेरिट लिस्ट को आगे पीछे किया जाएगा किसको रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखना है कि आपका जो CBT 1 होगा चरण 1 और चरण 2 के बीच में 30 से 120 मिनट के अंतराल पर एक ही दिन में आपको देनी होगी। मतलब CBT 1 आपका CBT 1 और CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा एक ही दिन होगा। जैसे पहले आपका CBT 1 हुआ, फिर आधा घंटा से मतलब आधा से 1.5 घंटा या 2 घंटा गैप होने के बाद फिर आपका CBT 2 हो जाएगा। मतलब एक ही दिन आपका दोनों एग्ज़ाम होगा। और अगर आप CBT 1 में क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी चरण 1 परीक्षा में सफल होने पर ही चरण 2 की OMR सीट को मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा। मतलब आप CBT 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 जो है आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मतलब आपका दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगा दोस्तों। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल वगैरह चीज़ होगा, उसको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ वेटिंग लिस्ट का बात किया गया है कि इसमें आपका वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, किसी कारणवश वो सीट वैकेंट हो जाता है, चाहे वो छोड़ के चला जाता है, किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाता है, तो जो वेटिंग में कैंडिडेट रहेंगे उसको बुलाया जाएगा 1 साल तक। यहाँ पर 1 साल तक बोला गया है। देखिए यहाँ पर 1 साल तक विथ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब 1 साल तक अगर एक ज्वाइनिंग से पहले अगर वैकेंट हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को यहाँ पर एक नया पैनल बना के वेटिंग लिस्ट को, जो वेटिंग लिस्ट में है, उनको बुलाया जाएगा। और दोस्तों ये दिया गया है कि अगर कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अगर बाहर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको जो भी टिकट या ट्रेन का जो स्लीपर क्लास का जो खर्च है वो आपको दिया जाएगा। इसके बारे में है। डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 150 रुपया फ़ी है फॉर्म भरने के लिए, और टेक्नीशियन वाले हैं उनको 100 रुपया फ़ी है। ये जनरल OBC के लिए है। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको तो रिलैक्सेशन दिया गया होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SC ST PWBD एक सर्विसमैन फीमेल
जो भी ये कैटेगरी में हैं, जो फीमेल हैं या एक सर्विसमैन हैं और SC/ST हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। उनको आप यहाँ देख लीजिए, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा फॉर्म फ़ी। ये जनरल और OBC के लिए 150 और 100 रुपया है, ये दोनों पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई है और 5 अगस्त को लास्ट डेट है, शाम को 4 बजे तक। ये याद रखिएगा, शाम को 4 बजे है, जनरली 12 बजे तक रहता है, लेकिन ये 4 बजे तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो मेन पॉइंट था मैं वो आपको बता चुका हूँ, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में है, किस ब्रांच के लिए कितना है। तो दोस्तों मैं इस पे वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि जनरली बहुत लोग हैं जो ITI का जो स्टूडेंट लोग, ITI का स्टूडेंट है, वो लोग जो हैं बहुत मार करते हैं कि ALP वगैरह, ALP का वैकेंसी आ गया तो पूरा शोर हो जाता है। बिहार में बिजली विभाग का BSPCL का आया तो बहुत शोर हो गया, लेकिन ये PSU में अक्सर वैकेंसी आता है और लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, इसके बारे में लोग जानते ही नहीं क्या है। तो दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छा फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। ये PSU कंपनी जो है, इसमें आपको टेक्नीशियन के लिए जितने भी PSU है, आपका हर जगह वैकेंसी निकलता है। सेल हो गया, आपका गेल हो गया, आपका पावर ग्रिड हो गया, हर जगह NTPC हो गया, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी लिखा है। लेकिन बहुत कोई अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और वो लोग जो मास लेवल पे जहाँ वैकेंसी आता है वहाँ पर वो लोग फॉर्म भरते हैं, और बाकी लोग बोलते हैं कि वैकेंसी आता ही नहीं है ITI का वैकेंसी हर महीना, हर मंथ आता है, लेकिन लोग को पता ही नहीं चलता है। तो PSU में वैकेंसी आते रहता है, आप वहाँ पर ट्राई करिए जो ITI किए हैं। और PSU एक बहुत अच्छा प्लेस है आप जॉब करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपका टेक्निकल रेलवे में नहीं हुआ या BSPCL नहीं हुआ तो उससे ऐसा थोड़ा कि PSU PSU ठीक नहीं है। PSU बहुत अच्छा है, बस लोगों को जानकारी नहीं है। बस लोग, हमारे आसपास के लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, दो ही चीज़ जानेंगे यार, बिहार पुलिस का बात बोलेंगे कि बिहार पुलिस करना है, ग्रुप D करना है, और बहुत हायर क्वालिफिकेशन में जाइएगा तो दरोगा का बात करते हैं। उससे ज़्यादा लोग सोचते उससे नहीं है, और उससे ज़्यादा हमको लगता है लोगों को जानकारी भी नहीं है। उनके लिए बात बता रहा हूँ जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो पहले के लोग हैं, वो ये सब के बारे में जानते नहीं कि PSU वगैरह क्या होता है। हाँ, अब लोग जो है पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बाहर आके पढ़ रहे हैं, लोग जो जान रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसा मैंने स्टूडेंट को देखा है, मैं अपने आसपास का देख रहे हैं, बहुत लोग ITI किया है लेकिन उसको PSU के बारे में जानकारी नहीं है कि वहाँ भी वैकेंसी आता है ITI के। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को समझें कि आपका जो ITI का जो डिग्री है उसका रोल बहुत जगह है और बहुत जगह इसका वैकेंसी आते रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ITI का कोई भी वैकेंसी आए तो मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।